हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स सिमरन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब कि हमारा जो अर्थ है सोलर सिस्टम में वो किस तरीके से है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा लगता है जब हम लोग आसमान जब ये सनसेट होने के बाद जब हम लोग स्काई को देखते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि एक या दो डॉट जो है आसमान में बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देता है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। आहिस्ता आहिस्ता वो जो चमकता हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ता हुआ चला जाता है दिखना। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। जो चमक रहा है, जो आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे हम लोग बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। ओके। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा आसमान जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे इस चमकते हुए ऑब्जेक्ट से भर जाता है। सम आर ब्राइट, अदर्स डिम। कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ब्राइट होते हैं और कुछ जो है बिल्कुल हल्का मतलब डिम हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा किसी का ब्राइटनेस ज़्यादा रहता है, किसी का ब्राइटनेस कम रहता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ओके। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई स्टर्डेड विथ डायमंड। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान में ये डायमंड का झुंड वहाँ पर तैयार हो गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकिंग। वो सब मतलब जो है बिल्कुल ट्विंकलिंग करना स्टार्ट कर देते, मतलब चमकना। समझ में आया? But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन आप लोग कुछ देर के लिए ये नोटिस करोगे कि कुछ जो तारे होते हैं वो आसमान में बहुत ही ज़्यादा ट्विंकल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। मतलब ये बोला जा रहा है कि वो बस बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे कि मून जो है बिल्कुल शांत अपना, जैसे कि वाइट कलर जो दिखता है मून में, वो अपना जैसे कि दिखाई देता है आसमान में, वैसे ही कुछ तारे भी है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वो बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं करते हैं, ना ही चमकते हुए स्पार्कल के साथ दिखाई देंगे। ओके। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन सारे जितने भी चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स आसमान में दिखाई दे रहे हैं, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ ही मून को भी देखते हैं आसमान में। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मून जो है कभी आपका डिफरेंट टाइम्स में दिखाई देगा। तो आपका जो मून है कभी डिफरेंट टाइम्स में दिखाई देगा, इन डिफरेंट शेप्स में एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन में। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। हम लोग फुल मून तभी देख पाएंगे जब पूरा महीना का एक महीना होने पर हो तब। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। मतलब ये बोला जा रहा है जब फुल मून होता है तो उस रात को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं और या फुल मून बोलते नाइट बोलते हैं। अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल। जैसे ही चौथा रात आती है हम लोग उस मून को देख नहीं पाते, वो मून जो है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। इसे हम लोग एक न्यू मून नाइट के नाम से जानते हैं और अमावस्या की रात, उस रात को मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। मतलब उस रात को बिल्कुल आसमान साफ दिखाई देगा। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे हो? आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया है कि मून को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं दिन के समय में और उस टाइनी ऑब्जेक्ट्स को? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ये इस वजह से होता है क्योंकि
दिन के वक्त सूरज की रोशनी इस कदर तेज़ होती है, हमें मून की लाइट जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे पाती है। इस कारण हमें मतलब कि ये जो दो चीज़ होता है, मून और आपका ये स्टार, ये सब कुछ आपको रात के वक्त आसमान में देखने को मिलता है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या बोला जा रहा है? जो सन होता है, जो मून होता है और उसके साथ जितने भी चमकने वाली चीज़ें होती हैं जो रात के वक्त आसमान में दिखाई दे, उसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ओके। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये जो होती है वो बिल्कुल गैसेस से मिलकर बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और इनमें अपनी खुद की रोशनी और खुद की एनर्जी पाई जाती, खुद की मतलब कि हरारत और लाइट पाई जाती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। जो वो चीज़ अपने आप से दूसरों तक, बाहर तक ये चीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। ओके। दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? स्टार्स बोलेंगे। द सन इज़ अ स्टार। हमारा जो सन है उसे हम लोग स्टार, वो एक स्टार है। जो हमारा जो सन है वो क्या है? आपका जो सन है वो एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी तारे हैं जिसे हम लोग बिल्कुल भी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जो रात के समय दिखाई देते हैं, वो भी सन की तरह ही है। मतलब सन उनकी तरह ही है, स्टार की तरह। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन सन में क्या होता है कि उसमें हीट और लाइट होता है, लेकिन हमारा जो ये स्टार्स होते हैं उसमें ना तो हीट पाई जाती है, उनका जो हीट और जो लाइट होता है वो हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और ये इतना ज़्यादा मतलब कि छोटे होते हैं, दिखाई देते। इसकी वजह ये है कि ये हम लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूरी में होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. जब भी हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं वो छोटी दिखाई देती है। मतलब कोई चीज़ अगर हमसे बहुत दूर हो तो वो चीज़ हमसे बिल्कुल ही छोटी दिखाई देगी। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आप लोग ने नोटिस किया होगा कि एरोप्लेन जो होता है वो कितना बड़ा होता है, लेकिन जब हम लोग आसमान में उसे देखते तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns from by different groups of stars. जब हम लोग रात के समय आसमान पे देखते हैं तो हमें ये हमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारा पैटर्न बनता है। किसका? स्टार का। These are called कॉन्स्टिलेशन। इसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम लोग? कॉन्स्टिलेशन। क्यों? क्योंकि जब सितारों का झुंड बनता है उसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। आपने वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तराशि। सप्ता 7 ऋषि सेज। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो हम लोग ज़्यादातर किसे देखते हैं? कॉन्स्टिलेशन जो है हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? सप्तराशि। सप्ता मतलब होता है 7, ऋषि मतलब होता है सेज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये मतलब ये 7 तारों का झुंड होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। किस साइड ये खड़ी है? वेस्ट साइड में ये खड़ी है। फेस इसका नॉर्थ साइड की तरफ है। यहाँ पे एक स्टार है जिसे हम लोग नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ओके। और यहाँ से आप लोग काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सितारों का झुंड है। और यहाँ से एक ऐसा तारा जो नॉर्थ साइड पे खड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्टार। ओके। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7
तारों का झुंड होता है डैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को मतलब कि वहाँ पर तैयार कर रहा है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky. आप अपने किसी भी घर के बड़े फैमिली में कोई घर में बड़ा हो या कोई आसपास के लोग उनसे भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कॉन्स्टलेशन के बारे में। इन द एंशियंट टाइम people used to determine direction during the night with the help of star. पुराने ज़माने में लोग जो है रास्तों का ये दिशा की तलाश में रात के समय तारों की मदद लिया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमारा जो नॉर्थ स्टार होता है वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब वो बताता है कि इसी जानिब हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, हम लोग इसे क्या कहेंगे, पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन, ये जो हमारा जो स्टार है बिल्कुल से हमेशा ये सेम पोजीशन में ही रहता है। ओके, we can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। हम लोग पोल स्टार का पता सप्तऋषि की मदद से करते हैं। लुक एट द फिगर 1.1। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन करते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पे हमारा पोल स्टार होगा। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती है जिसकी ना तो खुद की रोशनी होती है ना तो अपनी लाइट होती है, ना तो हीट होती है ना लाइट होती है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार, वो दूसरे तारों की मदद से चमकते हुए दिखाई देते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ऐसे बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स बोलेंगे। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। जो वर्ड प्लैनेट है वो किससे लिया गया है, वो एक वर्ड जो है प्लैनेटाई से लिया गया जिसका मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव एज अ प्लैनेट, जिस अर्थ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आज जिंदा है, वो उस अर्थ, वो भी अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ को जितनी भी हीट और लाइट जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन की मदद से मिलती है, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। क्यों, क्योंकि सन जो है हमारा सबसे करीबी सितारा है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम लोग अर्थ को बहुत दूरी से देखेंगे, से द मून, लाइक मून कहता है, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग एज जस्ट एज द मून। जैसा कि मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वैसे ही हमें अर्थ, ये सन भी चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों, ठीक है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, जो हमारा जो मून है जिसे हम लोग आसमान में आज देख पा रहे हैं वो क्या है, वो एक सैटेलाइट है। हमारा जो मून है वो प्लैनेट नहीं है बल्कि वो क्या है, सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता चला जाता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारा अर्थ घूम रहा है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हमारे अर्थ को जैसे सूरज की मदद से रोशनी और हीट मिल रही है वैसे ही और भी 7 अलग प्लैनेट है जिसे सूरज की मदद से रोशनी और हीट मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे उनका खुद का मून होता है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखिए, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, हमारा जो कुछ प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इसमें रिंग पाया जाता है, ठीक है। दे आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, और उसमें कुछ बेल्ट्स भी होते हैं जो स्मॉल डेब्रीज के बने होते हैं। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, हम लोग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस को हमारे अर्थ से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से, क्योंकि ये बहुत दूरी पर है। ओके, द सोलर सिस्टम, अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। द सन, 8 प्लैनेट्स,
satellites, and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids. सन और उसके 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट और सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स कहलाते हैं। सोलर सिस्टम का ये एक पिक्चर है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं जो सन के बिल्कुल रिंग बाय रिंग मिले हुए हैं। सन का सबसे पहला प्लैनेट होता है मर्क्यूरी, जिसको 58 लाख किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। नेक्स्ट है आपका वीनस, जो 108 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। थर्ड में आता है हमारा अर्थ, जिसका 150। मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है, ओके। फिर आपका आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। क्या बताया जा रहा है? हमारा ये वाला जो कॉलम है इसमें आपको दिया हुआ है इनर प्लैनेट्स के नेम, और यहाँ पे दिया हुआ है आउटर प्लैनेट्स के नेम। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मरकरी जो है हमारा पहला इनर प्लैनेट है। सेकंड में आता है आपका वीनस, तो देन अर्थ, उसके बाद मार्स, और यहाँ पे है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। 4 ऐसे प्लैनेट है जो आउटर साइड में है और 4 ऐसे प्लैनेट है जो आपके इनर साइड में है, जिनका हर एक मर्क्यूरी जो है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 डेज़ लगाता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपका वीनस जो है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है सन के साथ 255 डेज़ में। अच्छा, लेकिन ये अपने एक्सिस पे कंप्लीट करता है 243 डेज़। अर्थ जो है 365 डेज़ लगता है उसको। मार्स को आपका लगता है 687 डेज़। जुपिटर को आपका लगेगा 11 ईयर्स, 11 मंथ्स, अबाउट 12 ईयर्स, मतलब लगभग 12 साल लग जाते हैं उसके सन को एक चक्कर कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आता है आपका सैटर्न को है 29 ईयर्स लग जाते हैं। 29 ईयर्स 5 मंथ्स, मतलब क्या हो गया? इसी तरीके से आपका यूरेनस है, आपका नेपच्यून है। नेपच्यून को सबसे ज़्यादा वक्त लगते हैं सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में, मीन्स 164 डेज़। हमारा जो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा आपका हेड कौन होता है? सन होता है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। सन जो हमारा सोलर सिस्टम का हेड होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में कि सन के बारे में क्या बोला जा रहा है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो सबसे सेंटर में पार्ट होता है वो होता है हमारा सन। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गैसेस से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अच्छा, हमारा जो अर्थ में कुछ मतलब कि खींचने की ताकत होती है, जिसके कारण वो हमारी सोलर सिस्टम को अपने करीब जकड़े हुए हैं। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन में खुद की अपनी हीट और लाइट होती है, जिसके कारण सोलर सिस्टम बना हुआ है। बट द ट्रीमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ड सो मच by us because despite being our nearest star। अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि हमें ज़्यादातर इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। हमारा जो सन होता है, जो सन जो है हमारे सबसे करीब होने के बावजूद भी हमें इसकी गर्मी महसूस इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर वाक़ा है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारा जो सन है वो हमसे 150 किलोमीटर की दूरी पर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गोल्ड। सोल जो है रोमन माइथोलॉजी वर्ड है जो सन गोल्ड से लिया गया है। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़, मतलब सन का फैमिली होना। देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए इसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं।
आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स कितने सारे, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब हमारे सन के हिसाब से 8 प्लैनेट है, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। हम लोग इसको इजी तरीके से पढ़ने के लिए एक मतलब कि ट्रिक है, जैसे कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। अगर आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आप लोग एक मतलब कि जो आपका जो है ऑर्डर वाइज इसे याद रख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट्स आता है। ओके स्टूडेंट्स, all the 8 planets of the solar system move around the sun is fixed path। देखिए जितने भी 8 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में वो क्या होता है, लेकिन वो सब मतलब कि मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सन है वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, और इनका मतलब कि जो घूमने का जो मतलब कि जो रास्ता है वो बिल्कुल ही मतलब कि एक दूसरे से जुदा है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट। मर्करी इज़ नियरेस्ट टू द सन, हमारा सबसे पहले प्लैनेट क्या होता है, सन है, जो सबसे सन के सबसे करीब है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलाउंग इट ऑर्बिट्स। अपने ऑर्बिट पे मूव करने में इसको कितने दिन लगते, 88 डेज। वहीं पे देखिए वीनस जो है, वीनस को हम लोग अर्थ ट्विन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ही बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू द अर्थ। क्योंकि हमारा जो वीनस होता है, वीनस को हम लोग कंसीडर कर लिए अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा भाई, क्योंकि ये बिल्कुल ही दिखने में सेम शक्ल और सेम साइज़ का है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में क्या बताया गया है, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 से पहले प्लूटो को हम लोग प्लैनेट के तौर पे कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो कंसिडर होकर के बिल्कुल एक प्लैनेट बन चुका है। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Series 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planets। मतलब ये बोला जा रहा है कि प्लूटो को पहले कंसीडर नहीं किया गया था एज अ प्लैनेट, लेकिन जो सीरियस है 2003 उन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं, ये भी एक प्लैनेट है जो एज अ ड्राफ्ट प्लैनेट है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं द अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारा जो अर्थ जो है बिल्कुल थर्ड प्लैनेट है हमारे सन का। इन द साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, लेकिन साइज़ के मुताबिक ये 5वां पोजीशन में आता है हमारे प्लैनेट का। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, लेकिन ये पोल्स की तरफ चिपटा है। That is why its shape is described as the geoid, इसीलिए इसका शेप को हम लोग जियोइड के नाम से जानते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, मतलब ज़मीन की तरह दिखने वाली शक्ल। आइए अब हम लोग वर्ड ओरिजिन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल कर ही लेते हैं। मेनी वर्ड यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकिंग फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। कितना सारा जो हम लोग वर्ड जो यूज़ करते हैं वो कुछ अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। जोग्राफी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक इंग्लिश वर्ड है, इट जो ओरिजिन हुआ था ग्रीक से, जिसका मतलब होता है अर्थ। इट इज़ मेड टू ग्रीक वर्ड, जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। जी मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग होता है राइटिंग। ग्राफिया मतलब होता है लिखना। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। आइए हम लोग अर्थ के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि जियो और लॉजी। जियोलॉजी मिल करके वो बन जाता है क्या, स्टडी ऑफ द अर्थ, मतलब हम लोग अर्थ की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। जियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोइड का मतलब होता है रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, के अर्थ की शक्ल कैसे हुई और कैसी वो दिखती है।
आइए यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अच्छा, जो जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारा कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है? हमारे अर्थ में। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पे आपको पानी, हवा मिल जाएगी, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। हमारा जो एयर है उसमें क्या होता है, मतलब कि ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए एयर जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इन सारी रीज़न के कारण ही हम लोग अर्थ को बहुत ही मतलब कि यूनिक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. हम लोग अर्थ को मतलब कि स्पेस से जब हम लोग अर्थ को देखेंगे तो वो बिल्कुल ही ब्लू दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पानी का जो हमारा जो अर्थ में वाटर सरफेस है वो 3/4 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, 2/3 सरफेस, इसलिए ये एक ब्लू प्लैनेट है हमारा। आइए देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। लाइट ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो है ट्रैवल जो करती है कितने की स्पीड में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की आवर्स में। यट इवन विथ दिस स्पीड, इसके बावजूद इसी स्पीड में द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। लेकिन जो हमारा जो क्या बोला जा रहा है, हमारा जो अर्थ तक सन की रोशनी पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट लगता है। मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ में सिर्फ एक ही सैटेलाइट पाया जाता है जो एक मून है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर हमारे अर्थ का 1/4 हिस्सा ही है। इट अपीयर सो बिग, ये हमें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारे ये प्लैनेट के बिल्कुल नज़दीक है इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये हमारे अर्थ से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर far away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that the moon. अब आप लोग समझ पाएंगे कि हमारा जो अर्थ से हमारा मून में कितना ज़्यादा मतलब कि देखिए, अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जो अर्थ है सन से कितनी दूरी पर है और फिर हमारा अर्थ से मून कितनी दूरी पर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27 डेज़। हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमने में मून को कितने दिन लगेंगे? 27 डेज़। देखिए अब मैंने क्या किया है कि जो मेन पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उसे हाईलाइट कर दिया है। जो हमारा जो मून है उसको मतलब लगभग कितने दिन लगते हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमने में? 27 डेज़। मतलब कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब उसको अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में वैसे ही मतलब कि उतने ही दिन लगेंगे। एज अ रिज़ल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अच्छा, एक बात और, हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ जब ये मून घूमता है तो उसका एक ही साइड हमें दिखाई देता है, ना ही कि इसका दूसरा साइड। वो मतलब वो अपने सामने का पोजीशन को रख करके वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इट इज़ द ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू बी रिमेंबर। चलो अब हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को रीड कर लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने मून पर सबसे पहली बार कदम रखा। कब? 21 जुलाई 1969 को। अच्छा देखिए, a satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. सैटेलाइट जो है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो भी उसी तरीके से घूमता है हमारे प्लैनेट की तरह जैसे कि हमारा अदर प्लैनेट घूम रहा है हमारे सन में की तरफ।
अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अब देखिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल बॉडी जिसे इंसान खुद डिज़ाइन किया है, जो साइंटिस्ट लोग इसको बनाया है किस लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। कहाँ का इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स का, और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इट इज़ कैरीड बाई रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसको मतलब कि साइंटिस्ट लोग ने क्या किया है, उसे रॉकेट के ज़रिए ये स्पेस में भेजते हैं और ऑर्बिट में सेट कर देते हैं ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी कर सके। देखिए जो हमारा इंडियन सैटेलाइट है जो स्पेस में आज भी घूम रहा है उसका नाम है इनसैट, IRS और EDUSAT एक्सेट्रा। ये सब आपका इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट नेम है जो हमारे इंडिया की तरफ से स्पेस में भेजा गया है। I hope you all are remember this satellite name. It is very helpful for your examination. Come to this next line. The moon does not have condition favorable for life. हमारा मून में ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या रीज़न है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। हमारे जो मून का जो सरफेस में मतलब कि माउंटेन प्लेन्स पाया जाता है, दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। और ये हमारे मून की ज़मीन पर बड़े बड़े शैडो क्रिएट करते हैं। लुक एट द फुल मून, ऑब्जर्व दिस शैडो। जब हम लोग फुल मून देखते हैं तो इसमें इसके जो दाग जो है मतलब कि जो शैडो है, बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते। वो किस कारण दिखाई देते? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन प्लेन्स होने की वजह से। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है, इसका पिक्चर यहाँ पे मौजूद है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पैरा। Asteroids. Apart from the stars, planets, satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. हमारा जो अर्थ के अलावा मतलब सन के अलावा स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स है जो सन के चारों तरफ घूमता है, इसके अलावा जो चीज़ मतलब कि हमारे स्पेस में पाई जाती है उसका नाम एस्ट्रॉयड है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसे कि मैंने पिक्चर में पहले भी दिखाया था, एस्ट्रॉयड्स कहाँ पे पाया जाता है, आपका मार्स और जुपिटर के बीच में। नाउ आई एम शोइंग टू द पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे क्या बताया, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, I hope you all are remember it. This point it is very important. Where is find the asteroid belt? It is between in the Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of planets which exploded many years back. साइंटिस्ट के मुताबिक ये कहा जाता है एस्ट्रॉयड जो है प्लैनेट का ही पार्ट है जो मतलब कि बहुत साल पहले ये उससे जुदा हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेट्रॉइड्स के बारे में। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो हमारा जो रॉक का छोटा छोटा पीस होता है जो हमारे सन के चारों तरफ घूमता है उससे हम लोग मेट्रॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी मेट्रॉइड्स जो हमारे अर्थ के करीब आ जाता है और हमारे अर्थ के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये क्यों होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। हवा में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जिससे हीट पैदा होती है और जलना शुरू हो जाती है। इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये फ्लैश ऑफ लाइट की वजह से होता है। समटाइम्स अ मेट्योर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी क्या होगा, मेट्रॉइड पूरी तरीके से जलता भी नहीं है और हमारे अर्थ पर गिर जाता है और उसे बिल्कुल खोखला कर देता है। Do you see a whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी
वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा है क्या? लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ जो एकदम जैसे कि आसमान में बह रहा है रात के समय। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये क्या है? सितारों का झुंड है। ठीक है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में देखा जा रहा है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया, पुराने ज़माने में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने ज़माने में लोगों को क्या लगता था कि ये एक रिवर है जो आसमान में बह रहा है, मतलब कि रोशनी की दरिया है जो आसमान में बहती हुई दिखाई दे रही है। इसे ज़माने में क्या नाम दिया जाता था? आकाश गंगा के नाम से। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी जो है आपका बहुत ही बड़ा सिस्टम है जहाँ पे बिलियन ऑफ स्टार हैं, क्लाउड है, डस्ट है और गैसेस है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी डैट मेक द यूनिवर्स। आप ये बोला ये जा रहा है कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल करके क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। आज भी ये बात जानना बहुत ही मुश्किल है कि कितना ज़्यादा गैलेक्सी है और क्या क्या चीज़ें हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, अबाउट वी नो डैट ऑल अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि अभी इस यूनिवर्स का कितना साइज़ है ये भी बात हमें नहीं पता है। इसके बारे में आज भी साइंटिस्ट लोग जानने की कोशिश ही कर रहे हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग ये जो लास्ट सर्किल है ये यूनिवर्स है। ठीक है, इसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी है, देन आपका आता है सोलर सिस्टम, फिर अर्थ है जिसके अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग मतलब रहते हैं। समझ में आया कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन और ये टिक द करेक्ट आंसर और ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा सॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।